जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने अपलोड किया था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के आंसर की, और आज मैं फिर से आपको 1 से लेकर 150 सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आपको एकदम सटीक सटीक बताऊंगा। मे बी 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, या फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर सही सही मुझे भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार का लेवल थोड़ा सा टफ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल में पता होगा, तभी आप सही कर पाएंगे। जैसे ओनली वन आंसर इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, 1 2 3 बोथ ऑल ऑफ थ्री आर करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार पहली बार आया है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहा है। तो आपको मैं फिर से आपको 1 से लेकर 150 सारे क्वेश्चन का आंसर की आपका एक ही साथ एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। सारे न्यूमेरिकल को भी कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक। आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और 200 क्या है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्यू से टोटल आउटपुट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप इस वैल्यू को, ये पूरे इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कीजिएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप इसका सॉल्यूशन खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वाजी रेंट के बारे में बात कर रहा है। तो क्वाजी रेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेंट इक्वल टू प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ना, विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय जे एस सोमपीटर। सोमपीटर के द्वारा कौन सा थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोपाउंड किया गया था। तो ये इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोपाउंड किया गया था, ठीक। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ पैरेटो ऑप्टिमम। तो देखिए, एवरी पर्सन सीक्स टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, ये आपका सही है ऑप्शन। ड्यू टू परफेक्ट कंपटीशन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली मोबाइल, ये भी सही है। ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली इनडिविजिबल, ये गलत है। यहाँ पे डिविजिबल होना चाहिए, तभी आपका कर्व जो है स्मूथ बनेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे बेस्ड है। आपका यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू एम यू एक्स बाई एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। ये किस पे बेस्ड है, किस यूटिलिटी अप्रोच पे, ये भी आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है। जीरो सम गेम रेफर्स टू विच मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें ये होगा, ये डुओपोली में होगा। किसी का गेन, एक का अगर गेन हो रहा है तो दूसरे का लॉस होगा, ये हमारा जीरो सम गेम है। The proportional relationship between the production of a commodity and one variable factor of production, जब हमारा एक ही फैक्टर जो होगा वेरिएबल होगा, तब कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन यूज होगा, उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज होगा। तो उसमें मतलब क्या होगा, रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, नॉट रिटर्न्स टू स्केल। अगर रिटर्न्स टू स्केल है, ये लॉन्ग रन की बात होगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लॉन्ग रन की बात होगी। तो ये हमारा क्या होगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 9, द स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फॉर्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच द फॉलोइंग मार्केट। मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म पे इंटरडिपेंडेंस, इसकी बात कर रही है। ये किस फॉर्म में होगा इंटरडिपेंडेंस, ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस होगा। परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई डिपेंडेंस नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी डिपेंडेंस नहीं होता है, मोनोपोली में तो डिपेंडेंस होगा ही नहीं। तो ओलिगोपोली फॉर्म में
ओलिगोपोली मार्केट में एक फर्म का दूसरे फर्म से इंटरडिपेंडेंस होता है। अब नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, statement regarding a natural farming, it is the same as organic farming, गलत। सेम नहीं है एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करता है, अलग से आप मैन्योर्स वगैरह, आप अलग से कुछ बायो फर्टिलाइजर जो मतलब केमिकल युक्त ना हो उसकी बात करते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में नेचुरल प्रोसेस से चीज़ों को उगाते हैं, मतलब अलग से कुछ ऐसा यूज़ नहीं करते हैं कि हाँ ये फर्टिलाइजर ये मैन्योर डाला जाए, ऐसा तो कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। और नो रीजनल वेरिएशन इन नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये भी गलत है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कौन सा करेक्ट नहीं है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, बिल्कुल है। It account for about 16% of India's manufacturing GVA। तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि 16% ना है बल्कि 11% है। तो ये नॉट करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये बाकी 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, और लगभग 4% आपका ग्लोबल ट्रेड में इसका शेयर है, 3.91%। ठीक, 3.91%। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1965, 1 जनवरी 1965। एज पर द एग्रीकल्चरल सेंसस 2016, कितना जो हाईएस्ट शेयर इन टोटल लैंड होल्डिंग अंडर फ्लोरिकल्चर, तो ये मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग जो फार्मर है उनका शेयर सबसे ज़्यादा है फ्लोरिकल्चर में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, नॉट अ कोर कंपोनेंट ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, कौन सा है कोर कंपोनेंट नहीं है? तो सोशल हेल्थ नहीं है, वो हेल्थ की बात नहीं करता है। मोबिलाइजेशन, सॉरी, इट्स अ रॉन्ग आंसर, it's wrong, sorry by mistake, it is a social, let me think once again, which the following is not a core component of दीन दयाल अंत्योदय योजना, कौन सा कोर कंपोनेंट नहीं है? अच्छा, कोर कंपोनेंट की बात कर रही है तो यहाँ पे आपका आंसर सोशल हेल्थ ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, which of the following central पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज एन अवार्डेड महारत्न स्टेटस, महारत्न का स्टेटस किसके पास है? भेल के पास है। भेल कहाँ है? भोपाल में। और अभी न्यूली दो और महारत्न कंपनी शामिल हुई है, एक IRCTC और दूसरा IRFC। तो टोटल अभी कितने महारत्न हैं इंडिया में? टोटल 14 महारत्न हैं, ये दोनों न्यूली एडेड है। तो याद कर लीजिएगा, मे बी आगे किसी एग्जाम में आपको काम देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO के द्वारा? करेंट वीकली स्टेटस, ये हमारा डेवलप किया गया है NSSO के द्वारा। अब लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये कब लॉन्च हुआ है? तो ये आपका 17 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन पहला जो है गलत है। ठीक, और ये हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग और ब्रिंग इट अमंग द टॉप 25 कंट्रीज बाय 2030, ये हमारा करेक्ट है। और इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज ड्रिवन बाय अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, ये ऑप्शन भी मेरा सही है, मतलब 2 और 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not an assumption of the harborers opportunity cost, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस इज वेरिएबल, ये गलत है, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नाउ question number 19, if the demand for a foreign currency increases and the supply remains constant, then the foreign exchange rate will what happen? It will increase because higher demand with fixed supply leads to appreciation. That means increase in foreign currency price. Understand? Now coming to 20th question. Hedging refers to, hedging क्या होता है? Covering of foreign exchange risk. That is the correct answer. Option number A. Now coming to question number 21. The elasticity approach to balance of payment is related to price effect of devaluation. This is correct option. Related to an income effect of devaluation, it is also correct. That supply of exports and imports are perfectly elastic. That is incorrect, not perfectly elastic. So option number 1 and 2 are correct. Okay. Now coming to question number 22. An economic transaction is entered in the balance of payment as a credit if it leads to a receipt of balance receipts of payment from foreigners. ये हमारा सही है। गिफ्ट टू फॉरेनर्स इज अ डेबिट इन अ कैपिटल अकाउंट, ये गलत है। कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, ये हमारा करेंट अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 1 and 3 आर करेक्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज ₹1 equal to 13 cents. Now this rate changes to ₹1 to ₹14 cents, 14 cents. Now यहाँ पे क्या होगा, न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज अनफेवरेबल टू यूएसए, ये हमारा सही है। और न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज अनफेवरेबल, जब ये सही है तो ये गलत अल्टीमेटली होगा ही। न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज फेवरेबल टू यूएसए, ये भी गलत होगा। न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज फेवरेबल टू इंडिया, अगर यहाँ पे फेवरेबल है, अनफेवरेबल यूएसए के लिए, तो फेवरेबल किसके लिए होगा? इंडिया के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24. If the value of MPC is 0.60, then what is the value of MPS? Since we all know that MPC plus MPS equal to 1, तो MPC का वैल्यू अगर दिया हुआ है 0.60, तो MPS इक्वल टू 1 माइनस 0.60 इक्वल टू 0.40, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। Which of the following items should not be subtracted from the real national income to determine the net economic welfare? जब बात कर रहे हैं वेलफेयर की, तो वेलफेयर की बात करेंगे तो डिप्रेशिएशन को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिग्रेटेबल कॉस्ट को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वैल्यू ऑफ लीजर, जो आप लीजर आप ले रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं, उसके वैल्यू को आपको ऐड करना होगा, तभी आपका नेट इकोनॉमिक वेलफेयर डिटरमिन होगा। तो मतलब ये सब तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑल थ्री, कौन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ लीजर को। Question number 26. If the consumption function is given by C equal to 40 plus 0.75, then what is the corresponding saving function? अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। C दिया हुआ है आपके पास, आपको निकालना है क्या? S निकालना है। तो क्या जानते हैं आप? Y इक्वल टू C प्लस S, y इक्वल टू C का वैल्यू पुट कर दीजिए, 40 प्लस 0.75y, ठीक, y माइनस 0, और यहाँ पे s को भी ऐड करना होगा, y माइनस 0.75y इक्वल टू 40 प्लस s। नाउ यहाँ पे y कॉमन अगर ले लिए तो 1 माइनस 0.75 माइनस 40 इक्वल टू s,
अब एस को इस साइड और ये सारे वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, एस इक्वल टू -40 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.25 y। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एस इक्वल टू -40 प्लस 0.25 y। ठीक। तो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिलेटेड टू कीन्स का एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के बारे में बात कर रही है, यहाँ पे बात हो रही है। जब यहाँ पे कीन्स का एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिटरमिन होता है वो किस चीज से डिटरमिन होता है, एक तो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस दैट इज मनी डिमांड, एक मनी डिमांड से मनी डिमांड और मनी सप्लाई, मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई, इन दोनों से रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये तो गलत है। ठीक। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इवन इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो कीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो इफेक्टिव आप जो एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, इफेक्टिव डिमांड जो देखते हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 सही है। Keynes emphasized on the fiscal policy to overcome recession and unemployment। तो ये बिल्कुल सही है कि जहाँ पे आपका एकदम अगर मान के चलिए कि कोई भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉल होने पर भी मतलब ये आपका अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ गवर्नमेंट को इंटरवीन होना पड़ेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, तभी वहाँ से इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now coming to question number 28. According to the life cycle hypothesis of consumption, a person's consumption is also a function of his expected income over his lifetime। तो ये ऑप्शन मेरा सही है। A person's consumption also depends on his current accumulated assets or wealth over a period of time। ये ऑप्शन भी सही है। Consumption in a period depends only on the current period of wealth, ये गलत है। जब यहाँ पे बात हो रही है करंट एक्यूमुलेटेड एसेट्स और वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही गलत हो गया। तो अगर ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम एलिमिनेट करते तो वैसे भी आप ऑप्शन नंबर ए पे पहुंच जाते। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका तो सीधा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू नहीं बल्कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अचीव किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, रैचेट इफेक्ट इन द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अब रैचेट इफेक्ट क्या होता है, देखिए अगर आपका इनकम घट रहा है आप और जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन कर रहे थे, तो जैसे ही आपका अगर इनकम घटा तो आप जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छोड़ कर सीधे नीचे आ जाएंगे, आप उसको मेंटेन करना चाहेंगे। तो कंजम्पशन क्या होगा, इनकम तो ज़्यादा घटेगा लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं घटेगा क्योंकि आप उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो व्हेन द पीपल्स इनकम डिक्रीजेज देयर कंजम्पशन डज नॉट डिक्रीज मच। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज अ रैचेट इफेक्ट। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में आप लोग पढ़े होंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, economic development is a process whereby an economy's real national income increases over a long period of time। ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट आप कहीं भी सर्च कीजिएगा तो सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपका प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डविन, ये इनका दिया हुआ स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द लुकास मॉडल, व्हाट इज द की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लुकास मॉडल आप जब पढ़ते होंगे तो उसमें की ड्राइवर क्या है, की ड्राइवर आपका इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, which of the following economic does not agree with the statement that the human resources are helpful in economic development। ये इसमें क्या आंसर होगा, आर्थिक लेविस। ये देखिए आप प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, ये लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, हार्शमैन भी करते हैं लेकिन सिंगर नहीं करते हैं,
एडम स्मिथ भी करते हैं लेबर थ्योरी वैल्यू, लेकिन शिंगर नहीं करते हैं। इनके प्रीवियस शिंगर की जब हाइपोथेसिस पढ़िएगा तो अगर प्राइमरी गुड का एक्सपोर्ट करते हैं तो आप ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक। अब नाउ ये सही आंसर है वैसे, प्रोफेसर सिंगर ही होगा इसका आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द पॉल रूमर, जो हमारे पॉल रोमर है ना, ये इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया है, नॉलेज गैप पे दिया है, स्ट्रेस नॉलेज गैप। तो इसमें अगर पूछा जा रहा है वाई आर डेवलपिंग नेशन अनएबल टू अचीव द सेम इकोनॉमिक ग्रोथ एज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, लैक ऑफ एक्सेस टू द आइडियाज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल नेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now coming to question number 35, according to the doctrine of balanced growth, economic development requires बैलेंस ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो बैलेंस ग्रोथ कैसे होगा, जब साइमल्टेनियसली सारे मतलब सेक्टर्स में आपका एक तरह से ग्रोथ होगा, एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, तो बैलेंस ग्रोथ होगा ना। देयर शुड बी साइमल्टेनियस एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सो दैट all sectors grow unison, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, what is the primary reason that underdeveloped countries remain in poverty according to the Levinstein? अब अकॉर्डिंग टू द लेविस्टीन बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सा प्राइमरी रीजन है। तो प्राइमरी रीजन क्या होगा इसका, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी एंड लो पर कैपिटा इनकम। लेविस्टीन का आप लोग बिग पुश थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ बिग पुश, उसमें ये बात करते हैं कि कैसे मतलब एक बिग पुश चाहिए होगा तभी आपका एक्सटर्नल मतलब कोई इंटरवेंशन चाहिए थ्रू विच मतलब आपका इकोनॉमी बाहर निकले उस चीज से। तो यहाँ पे अंडर डेवलप क्यों रह जाता है, क्योंकि विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी में फंसा रहता है, लो पर कैपिटा इनकम इक्विलिब्रियम, ठीक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, according to the indigenous growth theory, what is the key determinant of long term economic growth? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपका ये पहले देखिए, इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी दिया किसने था, रोमर लुकास। ये सब किस पे इम्फेसिस करते हैं, इनोवेशन नॉलेज। अभी मैंने बात की थी यहाँ पे लुकास की ना रोमर की बात की थी, इन्होंने emphasis किस पे करते हैं, इनोवेशन एंड नॉलेज पे। तो न्यू नॉलेज इज द अल्टीमेट डिटरमिनेंट फॉर ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ व्हिच इज डिटरमिन्ड बाय द इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, the correspondence between the primal and dual solution are described as below। प्राइमल और डुअल आपका यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, ठीक। तो उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिफरेंट फॉर प्राइमल एंड डुअल सॉल्यूशन, ये हमारा गलत है क्योंकि इक्वल होता है, इसी को तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम। जब इक्वल रहेगा तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम, ठीक। तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों करेक्ट है, तो इसलिए आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आप अगर 1 को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बस बचता ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। एकदम यूपीएससी लाइक क्वेश्चन इस पर एमपीपीएससी पूछा है। आप लोग को अगर ऑप्शंस के बारे में करेक्ट करेक्ट पता है तभी आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और एलिमिनेशन का टेक्निक बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। अगर एक मेन क्रक्स किसी भी थ्योरी का आपको पता है तो उस चीज़ को अगर हटा रहे हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स इज नॉट रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। अब यहाँ देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो लियोनटिफ जो है, अगर आप पढ़े होंगे डब्ल्यू डब्ल्यू लियोनटिफ के बारे में 1951 में जो उन्होंने दिया था इनपुट आउटपुट एनालिसिस, अगर इसके बारे में आप जानते हैं लियोनटिफ के बारे में तो वैसे भी लियोनटिफ को अगर हटाते हैं करेक्ट है आपका। अगर आप कुकमैन के बारे में नहीं जानते हैं, अगर पेंट्रोविच के बारे में नहीं जानते हैं, डैंसिंग लास्ट टाइम ये डैंसिंग वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया था, हु हैज डेवलप्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द हॉकिंग साइमन कंडीशन। हॉकिंग साइमन कंडीशन में क्या होता है,
जो आपका प्रिंसिपल माइनर होता है नॉन निगेटिव मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब आई माइनस ए इज मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। In Madhya Pradesh, the process of gender busting was started in which financial year? 2007-8. Even Madhya Pradesh was the first state in India who started gender budget. Now coming to question number 42. Economy of Madhya Pradesh is mainly based on agriculture sector. 44 point something इसका शेयर है GVA में. Human Development Index is prepared by which institution? United Nations Development Program is the correct answer. When was the Global Investor Summit 2025 organized in मध्य प्रदेश? कि लास्ट में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसने बाई मिस्टेक मैंने कुछ और बता दिया था आप लोग को, जो कि ये समिट कहाँ हुआ था, भोपाल में 24 to 25 Feb 2025 में। आई एम सॉरी। नाउ आज coming to question number 45. In Madhya Pradesh, Janani Suraksha Yojana was started in 2005 with which of the following objective? और कौन से ऑब्जेक्टिव से जननी सुरक्षा योजना, कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव है? कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये तो आपका सही है। रिड्यूसिंग न्यू बॉर्न इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी सही है। इंक्रीजिंग गर्ल्स एनरोलमेंट इन स्कूल, ये नहीं, आपका ये गलत है। इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सही है। मतलब ये स्कीम इज ओनली हेल्थ फोकस, ये स्कीम किस पे फोकस था? हेल्थ पे फोकस था, नॉट ऑन एजुकेशन। ठीक, तो ये हमारा हेल्थ पे फोकस था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following statement is not true according to Friedman's quantitative theory of money? इसमें क्या है? मनी इज अ लग्जरी आइटम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बैंक क्रेडिट डिक्रीजेज इवन विथ एवरी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये बैंक क्रेडिट जो है डिक्रीज होता है ना। आप पहले ये क्वेश्चन नंबर 46 है ना, 46 में ये देख लीजिए। द लॉन्ग रन डिमांड फंक्शन फॉर मनी हैज हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। इसका ये मेरा थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। इसका करेक्ट सॉल्यूशन मुझे तो शायद नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी की जगह लो होना चाहिए। बाकी अब देखिए आयोग क्या आंसर मानता है। तो ये मेरा डाउटफुल है, क्वेश्चन नंबर 46 डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे लिए। आप लोग कृपया कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन नंबर 46 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर होना चाहिए। Now coming to question number 47, bank credit decreases with every increase in money supply because, इसका आंसर होगा बी। बैंक में also create more or less credit due to leakages in the credit creation process. इसीलिए every increase in money supply bank credit decrease. Consider the following statement regarding the Baumol's theory of demand for money. अब Baumol's का theory of demand for money देखिए क्या करता है। Transaction demand for money increases in lesser proportion to the increase in real income. ये तो हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। Transaction demand for money is directly related to rate of interest, ये भी गलत है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी घटेगा ना, बढ़ेगा कैसे? और यहाँ पे क्या है? ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज इन लेसर प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन रियल इनकम, ये भी हमारा गलत है। दोनों ऑप्शन मेरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। बोथ 1 and 2 are incorrect. Now coming to the question number 49, m equal to 1000, v equal to 4, t equal to 2000 और m dash v dash, ये तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है। ठीक, अगर आपके पास वैल्यू है m का, v का है, p का नहीं है, t का है, तो आपके पास दो वैल्यू इधर एक वैल्यू इधर दिया हुआ है। p का वैल्यू निकालना है, फिशर का फॉर्मूला है, आप लोग यूज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। m इक्वल टू 1000, v इक्वल टू 4 इक्वल टू p इक्वल टू what, t equal to 2000, now p equal to
1000 इंटू 4/2000, अगर 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, 2 से 4 2 टाइम्स इक्वल टू 2 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, स्टेट ड्यूटी कब आया था? 1953 में, वेल्थ टैक्स 1957 में, गिफ्ट टैक्स 1958 में, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये 2004-5। इसका मतलब इसका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू फिस्कल डेफिसिट, लास्ट टाइम मैं ये भी गड़बड़ किया था, लास्ट वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें शायद मैंने बोला था ये दोनों इंटरचेंज हुआ, जबकि कुछ इंटरचेंज नहीं हुआ। फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.4% है, 1.5% रेवेन्यू डेफिसिट, 0.3% आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट 0.8%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन क्या होता है? टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, कंट्रोल पॉपुलेशन। इन लोग से सबसे ज़्यादा क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये हमारा फिस्कल पॉलिसी में आएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, if mood equal to 27.78, median equal to 27.73, then arithmetic mean is। आपका पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपके पास आंसर होगा मूड इक्वल टू सॉरी मूड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक, आपके पास मोड का वैल्यू है, मीडियन का वैल्यू है, तो मीन का वैल्यू निकल जाएगा। मान के चलिए आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड जो लाइएगा, 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, और 2 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मीन इक्वल 3/2 मीडियन माइनस मोड बाई 2। अब मीन का और मीडियन का वैल्यू यहाँ पे डालिए, सॉरी मीडियन और मोड का वैल्यू डालिए, आपके पास ऑप्शन नंबर बी 27.705 आपका आंसर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54, इफ कोवेरियंस बिटवीन x एंड y वेरिएबल इज 10 and variance of x and y respectively are 16 and 9, find the coefficient of correlation। तो इसका फॉर्मूला होता है r इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई बाई अंडर रूट वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। तो आपके पास कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, वेरिएंस एक्स दिया हुआ है 16, और वेरिएंस वाई दिया हुआ है 9। तो 10 बाई अंडर रूट 4, सॉरी अंडर रूट 144 इक्वल टू 10/12। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 0.833 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, if sigma p0 q0 equal to 450, sigma p1 q1 equal to 519, and sigma p1 by q0 equal to 415.2, then the purchase price index। past किस पे बात करता है? past बात करता है करंट ईयर, करंट ईयर में बात करेगा ना, तो करंट ईयर में बात करेगा तो आपका p, जब यहाँ पे करंट ईयर P1 Q1, तो क्या होगा? सिग्मा P1 Q1 बाई सिग्मा P0 Q1 इक्वल टू कितना आंसर होगा? 519 डिवाइडेड बाई 450। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 115.33। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56, ये थोड़ा मेरे लिए डाउटफुल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए 56 का क्या होगा आंसर।
Now coming to 57. Question number 57. Which of the following schemes has been started to encourage SC, ST and women entrepreneurs? Stand Up India is the correct answer. Choose the correct option from the following regarding the projection of global economic prospect report. ये देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये कौन जारी किया है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी किया था। तो इसके अनुसार 5.7% इंडिया का इकोनॉमी एनुअली ग्रो करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 6.7% होना चाहिए। ठीक। और इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 26। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ओनली टू इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, which of the following statement is not correct regarding the India's trade performance in the period April to December 2024? Merchandise export और service export showed a positive momentum, ये तो सही है। Merchandise import grew by 5.2%, ये भी सही है। Rise in merchandise imports was largely due to rise in non-gold, non-oil import, ये भी सही है। Merchandise trade deficit reduced in the same period, ये गलत है, क्योंकि 2023-24 सेम पीरियड की बात कर रहे हैं। उस समय आपका डेफिसिट 189 यूएस डॉलर 189 बिलियन यूएस डॉलर आपका डेफिसिट था। लेकिन सेम पीरियड में 2024-25 में ये आपका बढ़ के कितना हो गया? 210 बिलियन यूएस डॉलर। तो मतलब यहाँ क्या हुआ है? रिड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। Now coming to question number 60. The concept of human poverty index was replaced by which index in the Human Development Report 2010? यहाँ पे multi-dimensional poverty index is the correct answer. Now coming to question number 61. आकांक्षा योजना is related to, किससे related है? ये स्कॉलरशिप टू द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट, ये आंसर आपका सही है। At which place in India's first greenfield SEZ in मध्य प्रदेश located? ये हमारा पीथमपुर में है, इंदौर। इंदौर में पीथमपुर में ये है। लास्ट टाइम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 में आया था, 4 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। When was भगवान बिरसा मुंडा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड? ये कब स्टार्ट हुआ था? 6 सितंबर 2023। ठीक, 6 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था। हाउ मेनी कास्ट हैव बीन नोटिफाइड इन मध्य प्रदेश अंडर विमुक्त घुमंतु एंड अर्ध घुमंतु? तो 51 ट्राइब इसका करेक्ट आंसर है। वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन द मध्य प्रदेश? तो इसका बनमोर मुरैना इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो कटनी में भी फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसके ऑप्शन के अनुसार बनमोर मुरैना इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1922 में इसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। Which district has been selected for the कोडो कुटकी प्रोडक्ट इन द मध्य प्रदेश अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? तो कोडो कुटकी क्या है? एक बाजरा का प्रकार है। ये मतलब राइस की तरह होता है, लेकिन ये बाजरा है। ठीक, ये आपका ईस्टर्न मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में ये होता है। जो मध्य प्रदेश के शहडोल में नहीं, नीमच में नहीं, ये डिंडोरी में इसका जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए इसका चयन हुआ है। डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में कोदो कुटकी को वन ODOP के तहत रखा गया है। Which of the following statement is correct? Question number 67. मध्य प्रदेश रैंक 6 इन इंडिया इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। ये सीधा मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट, option 1 is correct, option 2 is also correct, hence both 1 and 2 are correct. Which state practices the maximum organic farming to 30%
इंडिया में 30% जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश कितना है? 236 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश is divided into how many agroclimatic zone? 11 agroclimatic zone. Now coming to question 71. Which was the international institution established after World War II? वर्ल्ड वार टू के बाद इतने सारे मतलब डिस्ट्रक्शंस हुए, इसके लिए किसकी स्थापना हुई थी? IVRD, that is World Bank. Now coming to option number 7, question 72. What was the India's position in the Human Capital Index 2022? Sorry, 20 released by the World Bank? होगा correct answer 116 rank. Now coming to question 73. In India, the family planning program did not concentrate on a single method but adopted what is generally described as bottom-up approach. इसको describe किया गया है bottom-up approach. Long run objective of National Population Policy 2000 is achieve a stable population by the year 2045 is the correct answer. Now coming to question 75. International Finance Corporation किसका है सब्सिडियरी? वर्ल्ड बैंक का। जैसे होता है ना IDA, मीगा, ये सब वर्ल्ड बैंक का मतलब वो है, सब्सिडियरी है। ऑप्शन नंबर 76. Which of the following countries is not a member of BIMSTEC? BIMSTEC का कौन मेंबर नहीं है? मालदीव नहीं है मेंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Statements of the IMF fund are given below. It started functioning in March 1957. ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। Its purpose was to establish monetary cooperation among member countries, ये भी सही है। और it provide long term loan to member to help them solve, long term नहीं short run loan BOP के लिए देता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो 3 जिस में था आपको एलिमिनेट कर देना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेंदी भी नहीं है, बस आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहता, एग्जाम के समय आपका माइंड अगर अच्छे से वर्क कर रहा होता, तो आप लोग इजीली इस चीज़ों को कैप्चर करके सॉल्व कर पाते। इन विच ईयर वाज द 5th इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो इन फाइनेंशियल पॉलिसी वर्कशॉप हेल्ड? ये कब हुआ था? 2024 में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 79. द एंटायर scope of activities of Niti Aayog can be divided into how many head? 4 head. ये 4 head आपको पता होना चाहिए, कभी हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले। पहला रिसर्च, सेकेंड कंसल्टेंसी, तीसरा टीम इंडिया हब और चौथा नॉलेज एंड innovation. Now coming to question number 80. In which 5-year plan was the first 4-sector model of economic growth adopted? ये आपका सेकेंड 5-year प्लान, दैट इज महालनोबिस मॉडल, उसमें 4 सेक्टर फर्स्ट टाइम जो है 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को अडॉप्ट किया गया था। कौन कौन सा था? 4, एग्रीकल्चर, सेकेंड इंडस्ट्री, थर्ड सर्विसेज एंड फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81. Who has propounded the cumulative causation theory? ये गुनाल मिडाल, एशियन ड्रामा के राइटर। What is one of the principal objectives of planning in underdeveloped country? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है underdeveloped country का? Which is one of the principal objective of planning in underdeveloped country?
तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों वो लोग लेकर चलना चाहते हैं। जो अंडर डेवलप कंट्री होती है, कंट्री चाहती है कि ग्रोथ भी होता रहे और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होता रहे, जबकि जो डेवलप कंट्री होती है वो डेवलपमेंट की बात ज़्यादा करती है, डेवलपमेंट पर फोकस रहता है उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। इंक्रीज, कोई अगर प्लानिंग करेगा तो इनइक्वालिटी को डिक्रीज करना चाहेगा कि इंक्रीज करना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज ही करेगा। नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू 84, question 84. In cost benefit analysis, if the different benefits are more than the cost, then the nature of the project is, अगर बेनिफिट ज़्यादा है कोस्ट से तो ये बेनिफिशियल है, कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्ट को, तो मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेनिफिशियल टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, which economist has given the concept of technological dualism? टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? बेंजामिन हिगिंस ने दिया था। वो क्या किए थे? He describes coexistence of advanced and primitive technologies in developing economies। ठीक, now coming to question number 86, which one of the following is or are most important in the selection of production technique? प्रोडक्शन टेक्निक में कौन सा इम्पोर्टेंट होता है? प्रोडक्शन फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ऑफ इनपुट दोनों देखेंगे, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 87, not only is there a potential conflict between employment and saving in the choice of technique, but also हमारे अनुसार इसका आंसर और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ये होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में इसका बताएं, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसका कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 88, इन द सेंटर पेरिफेरी मॉडल, सेंटर रेफर्स टू, जो सेंटर पेरिफेरी मॉडल है इसमें सेंटर क्या रेफर करता है? एडवांस एरिया को रेफर करता है। जैसे डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज रीजन जो होता है उसे एडवांस एरिया बोलते हैं, और पेरिफेरी किसे बोलते हैं? अंडर डेवलप्ड एरिया को बोलते हैं पेरिफेरी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89, इन कौटिल्या's administration system, which one of the following officer kept to watch on preventing adulteration, selling of substandard goods and goods weighing less? तो उसे क्या बोलते थे? पान्याध्यक्ष। पान्याध्यक्ष इज अ राइट आंसर, is option A. Now coming to question number 90, when only one firm in the factor market provides employment to the factors, this is the state of monopoly. Now coming to question number 91, the equilibrium of a rational monopolist will be at an output level where its price elasticity of demand is greater than 1, its marginal revenue is positive, price elasticity of demand is less than 1। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ये तो सही है, और इट्स मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, ये भी सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ये तो गलत है। लेस नहीं, ग्रेटर देन 1 जब यहाँ बोल दिया कि ग्रेटर देन 1 होगा वहीं पे मतलब इक्विलिब्रियम होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, तो 1 and 2 आर करेक्ट। Now coming to question number 92, which one of the following is not a characteristic of monopolistic competition? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसमें होता है? मोनोपोली में होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज ओकुन्स लॉ प्राइमरली डिस्क्राइब? ओकुन्स लॉ क्या करता है? क्या कहता है कि अगर 1% इंक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट
तो हमारा जीडीपी कितना रिड्यूस हो जाएगा, जीडीपी विल रिड्यूस बाय 2%। ठीक, तो द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो गलत है, ये तो हमारा फिलिप कर रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा सही ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 94। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि ये किताब जो है एडम स्मिथ की है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इनकी किताब का नाम है क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये करेक्ट आंसर है, सॉरी, एडम स्मिथ। 95, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय। फैक्टर कॉस्ट पे अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। जो मार्केट प्राइस पे जो रेट है उसमें से अगर इनडायरेक्ट टैक्स को मतलब घटा देते हैं और जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मार्केट वो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 96, which of the following statement related to the managerial theory of firm presented by Baumol are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका तीनों का तीनों ऑप्शन सही होगा, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97, which of the following assumption of specific factor model is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है, द टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट आइडेंटिकल इन बोथ कंट्री। ये जो ऑप्शन डी है आपका, ये गलत है, ये आइडेंटिकल होना चाहिए, नॉट आइडेंटिकल नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब करेक्टली मैच नहीं है तो प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, ये देखिए पोजनर दिया हुआ है यहाँ पे, ये वर्नन का है, वर्नन वर्नन का है, तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। लास्ट वीडियो में मैंने ऑफर कर बताया था जो कि गलत है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ दिस इज अ करेक्टेड वन। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी किसका है, वर्नन का है, पोजनर गलत हो गया। और ट्रेड इंडिफरेंस का मीड का ही है, ऑफर का मार्शल और एजवर्थ दोनों का है, थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज इमैनुअल का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 99, द इलास्टिसिटी ऑफ द ऑफर कर्व इज मेजर्ड बाय। इलास्टिसिटी कैसे मेजर करेंगे, प्रोपोर्शनल चेंज इन इंपोर्ट्स बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन एक्सपोर्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, कोटाज आर रिजिड विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, ये तो सही है, कोटा तो रिजिड है विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटीज। टैरिफ परमिट क्वांटिटीज ऑफ इंपोर्ट्स टू चेंज सो दैट द एडजस्टमेंट विल occur in the quantity as well as price, ये भी बिल्कुल सही है। It is tempting to conjecture that economic changes will therefore lead to larger domestic price fluctuation under tariffs than under quota। ये ये जो है ऑप्शन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी डेवलपमेंट, जो आरबीआई की जो क्वार्टर थ्री की जो 2024 की थी वो मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी कमिटी, उसमें क्या था, इन द पीरियड टू अप्रैल 2000 सॉरी अप्रैल 2004 to December 2024, the Monetary Policy Committee of the RBI decided to keep the repo rate unchanged at 5.5%। ये गलत है, ये तो 6.5% है। अब करेंटली देखा जाए तो 6.25% है, जो कि रिड्यूस किया है रेपो रेट, लेकिन उस समय की अगर बात कर रहा है, बात हो रही है अगर अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक रेपो रेट अनचेंज था लेकिन 6.5% था, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी
ये सही है। इन्फ्लेशन को मतलब आपको विद इन द रेंज आपको रखना है, ±4%। तो ये हमारा सही हो गया। नाउ मतलब कि 1 आपका गलत है, 2 सही है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। Now coming to question number 102, if demand function of monopolist is P equal to इतना and cost is इतना, then quantity of output for profit maximization। आपके पास डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, कोस्ट फंक्शन दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना है। तो अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको आपको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आंसर जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कैसे होगा, पी दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे कोस्ट दिया हुआ है, तो पी पी जब दिया हुआ है तो पी इंटू क्यू आप जब कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, टी आर आ जाएगा। आपके पास टी सी दिया हुआ है 50 + 20 क्यू। ठीक, टी आर से टी आर से टी आर से आपको एम आर निकल जाएगा, और टी सी से आपका एम सी निकल जाएगा। ठीक, टी आर से एम आर निकल जाएगा, एम आर इक्वल टू एम सी जब इक्वेट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 103, इफ डिमांड फंक्शन बीइंग इतना, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पी, इलास्टिसिटी निकालना है। तो सीधा इस तरह इसका फॉर्मूला है डी पी बाई डी क्यू इंटू क्यू बाई पी। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी कितना आएगा, सब सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 104, आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और आपके पास सप्लाई दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, डिमांड कब और सप्लाई कब दोनों दिया हुआ है। आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। तो फॉर्मूला है इसका P इंटू क्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई dx। सप्लाई का जो फंक्शन है उसका पी एस जो है ना, पी एस डी एक्स इंटीग्रेट कर लीजिएगा और पी इंटू क्यू निकाल लीजिएगा। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, पी डी इक्वल टू पी एस करके पी का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले पे पुट करके आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका 450 आएगा। इसे रुकिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। लेट मी सॉल्व। पी डी इक्वल टू पी एस, पी डी कितना दिया हुआ है, पी डी इतना दिया हुआ है, पी एच कितना दिया हुआ है 15 + 9x। ठीक, तो यहाँ पे 3x² माइनस 20x प्लस 5 माइनस 15 माइनस 9x इक्वल टू 0। 3x² माइनस 29x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो 3x² माइनस 30x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, जब यहाँ पे आपको 3x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 10, ठीक, प्लस 1 ले लीजिए यहाँ पे, फिर x माइनस 10 यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस 1 लेंगे ना, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू या तो 10 आएगा या फिर x इक्वल टू -1/3 आएगा। ठीक, तो पॉजिटिव वैल्यू जब लेंगे x तो x इक्वल टू 10 आ गया। बस आपको ये फॉर्मूला में पुट करना होगा कि p इंटू एक्स, पी आपके पास दिया हुआ है, पी एक्स माइनस इस फॉर्मूला जो था आपके पास p इंटू
एक्स पी क्यू जो है ना पी एक्स हुआ, इंटीग्रेशन ले लेंगे 0 से 10 ले लेंगे, पी का वैल्यू मेरे पास आ गया, ए डी एक्स का जो है फॉर्मूला डालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये 450 आएगा। जिसे पी इंटू क्यू करना है, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 105, टाइप 1 एरर इज, टाइप 1 एरर क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ ट्रू हाइपोथेसिस, आपका हाइपोथेसिस आपका सही है फिर भी आप अगर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइप 1 एरर है। Now coming to 106, in the model ln yt equal to beta 1 plus beta 2 t plus ut, b2 is known as, b2 क्या होगा, beta 2 किसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है। Now statements about normal distribution are given, स्टेटमेंट दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑप्शन 1 क्या है, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 95.45 एरिया, ये सही है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, ये भी सही है। द हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम एट द मोड, ये भी सही है। तो आपका 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now coming to 108, what will the probability of getting more than number 2 by throwing an ordinary dice? कोई ordinary dice को अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दो से ज़्यादा कितना कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक। आपके पास कितना टोटल कितना आ सकता था, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है, 4 है, टोटल आउटकम कितना है, 6 है। तो इसको जब काटिएगा तो 2/3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 109, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर रेस्पेक्टिवली, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, एन पी एन पी क्यू, ये हमारा मीन है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन, ये वेरिएंस है ना, वेरिएंस को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now coming to question number 110, exclusion principle is not applicable to these goods, exclusion principle किसमें, देखिए इंटरमीडिएट गुड रहेगा तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, सोशल गुड रहेगा तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। प्राइवेट गुड रहेगा तो वहाँ भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये ऑल गुड तो होगा ही नहीं, जब यहाँ एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ एक्सक्लूड कर सकते हैं तो ऑल गुड तो होगा नहीं ऑप्शन में, तो ये आपका सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। जीरो बेस्ड बजटिंग वाज स्टार्टेड इन 1973 बाय, 1973 में जीरो बेस्ड बजटिंग किसने स्टार्ट किया था, ये तो पीटर फेरी का है, लेकिन आपसे पूछ लिया किसने स्टार्ट किया था, प्राइवेट कमर्शियल बैंक इन अमेरिका, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, प्राइवेट कमर्शियल बैंक इन अमेरिका। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 112, who whose thesis was titled प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 113, हु यूज द टर्म ग्राम सर्वोदय, ग्राम सर्वोदय का टर्म किसने यूज किया था, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 114, which economist thinking was related to अंत्योदय, अंत्योदय से किसकी थिंकिंग रिलेटेड थी, दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक। Now coming to question number 115, when interest payment are subtracted from the gross fiscal deficit, then balance is called, उस बैलेंस को क्या कहेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिजिकल डेफिसिट से तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट आएगा, ठीक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 116, फंक्शनल फाइनेंस किसने दिया था, एपी लर्नर ने दिया था। एक्टिवेटिंग फाइनेंस बलजीत सिंह, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी वैगनर्स का है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जॉन डाल्टन का है, ठीक। तो ये किसका है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1,
2 का 1, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 117, वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किसका दिया था? इरिक लिंडाल का दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 118, which the following form is not used by the capital market? कैपिटल मार्केट में कौन सा यूज नहीं होता है? देखिए, शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ये तो यूज होता है कैपिटल मार्केट में, बॉन्ड भी यूज होता है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये तो ना तो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ना ही मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज जबकि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो अब देखिए, देखने वाली ये बात है कि आयोग किस आंसर को सही मानता है। लेटर ऑफ क्रेडिट ना तो मनी मार्केट ना ही आप कैपिटल मार्केट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को सही मानेगा या फिर आयोग इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल रखते हैं। अगर आप बी लगाए हैं या फिर डी लगाए हैं तो दोनों आपका सही होने का चांस है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर। फाइनेंशियल मार्केट का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है? प्रोमिसरी नोट है, ट्रेजरी बिल दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 120, which the following statement is not correct regarding cooperative bank? कोऑपरेटिव बैंक के ये कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? These banks are registered under the Cooperative Society Act of Central Government. ठीक। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई इज अ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये तो सही है। De originated with the enactment of the Cooperative Credit Society Act 1904, ये भी सही है। आरबीआई एक्सटेंशन, देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट में दें। इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक मनी? इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में कौन सा सही नहीं है? यूपीआई enables the creation of virtual address for money transfer, ये तो सही है। यूपीआई is a kind of digital wallet, sorry पेटीएम is a kind of digital wallet, ये भी सही है। रुपए is a kind of digital card, ये भी सही है। There is an upper cap on RTGS transaction, ये हमारा गलत है क्योंकि अपर कैप आरटीजीएस ट्रांजेक्शन में नहीं है। लोअर कैप है, लोअर कैप 2 लाख का है लेकिन अपर कैप नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। If m equal to money multiplier m equal to total supply of money in which is a high power money, then the value of money multiplier, money multiplier के वैल्यू क्या होगा? m equal to m by h, ऑप्शन नंबर ए is correct. Now coming to question number 123, according to Friedman the natural rate of unemployment is, natural rate of unemployment क्या है? The rate below which the inflation rate decreases and above which the inflation rate are increased, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। All three are correct. Now coming to question number 124, if marginal propensity to import is zero, what happens to the foreign trade multiplier? तो it becomes equal to the ordinary. इसका फॉर्मूला होता है ना फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का 1 बाई एम पी आई प्लस एम पी एस। तो एम पी आई अगर आपका जीरो है तो इसका क्या हो गया? मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 बाई एम पी एस हो गया। ठीक। उसी प्रकार अगर हम लोग ऑर्डिनरी मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है 1 बाई 1 माइनस एम पी सी। तो 1 माइनस एम पी सी बराबर क्या होता है? एम पी एस होता है। ठीक। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला में हो जाएगा 1 बाई एम पी एस। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों तो सेम हो गया। तो जब आपके पास एम पी आई जीरो हो जाएगा, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर? इट बिकम्स इक्वल टू द ऑर्डिनरी मल्टीप्लायर। ठीक, ये हमारा सही हो गया। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द कंजम्पशन फंक्शन? ये कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ एमपीसी की बात हो रही है कि एमपीसी क्या होगा यहाँ पे। ठीक, तो एमपीसी यहाँ पे ये जो स्लोप है 0.75 यही हमारा एमपीसी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 126,
If consumption function C equal to 20 plus 0.80 YD, investment इतना, government expenditure इतना is given and what is the equilibrium output? Equilibrium output यहाँ पूछ रहा है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है, देखिए y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी प्लस आई प्लस जी होगा, ठीक। तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होगा, और वाई डी इक्वल टू वाई टी माइनस टी होता है। तो जब आप यहाँ पे सारे का वैल्यू रखिएगा, y इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 प्लस 0.80 वाई डी, इन्वेस्टमेंट आई का वैल्यू दिया हुआ है 50, जी का वैल्यू 20 और टी का वैल्यू 10 है। तो वाई डी की जगह हमको क्या रखना है, वाई डी इक्वल टू वाई माइनस टी। तो यहाँ y ऑलरेडी है, y इक्वल टू 20 प्लस 0.80, वाई डी इक्वल टू वाई माइनस टी, टी इक्वल टू 10 है प्लस 70, ठीक। अगर यहाँ y है तो y इक्वल टू 20 प्लस 0.80 y माइनस 8 प्लस 70 हो गया। जब इसको इंटू कीजिएगा 0.80 को 10 से, तो आपका आएगा 8। तो यहाँ हो गया कितना, y माइनस 0.80 y इक्वल टू 70 माइनस 8 इक्वल टू, सॉरी 90 माइनस 8 इक्वल टू 82, ठीक। 82 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 0.80 वाई इक्वल टू 0.20 वाई बराबर 82 है, ठीक। तो y इक्वल टू 82 बाई 0.20, जब इसको काटिएगा तो 410 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 410 करेक्ट आंसर होगा। Which statement is not correct regarding the assumption of Hicks business cycle? सॉरी, Hicks business cycle theory, कौन सा assumption करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, accelerator remains active in all stages of business but the multiplier ceases to function in depreciation। ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि मल्टीप्लायर जो है ऑपरेट करता है इन ऑल फेसेज, आइदर रिसेशन और बूम। रिसेशन में भी वर्क करेगा मल्टीप्लायर, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, रिसेशन हो या बूम सभी जगह मल्टीप्लायर हमारा वर्क करता है। तो नॉट करेक्ट हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 128, द IS कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम वेयर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जब IS कर्व हम लोग बनाते हैं, ये हमारा IS कर्व है, तो यहाँ पे होता है हमारे पास इनकम, यहाँ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके बैक एंड में क्या चलता है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये चलता है। इसी का लोकस होता है हमारा IS कर्व, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 129, अकॉर्डिंग टू द माइकल टुडेरो अंडर डेवलपमेंट परसिस्ट ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की वजह से अंडर डेवलपमेंट परसिस्ट करता है। नाउ कमिंग टू 130 क्वेश्चंस, according to the Kindleberger, economic growth refer to structural transformation in प्रोडक्शन, ये हमारा आंसर है। 131, which of the following assumption on the Mundell framing is incorrect? ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन कैपिटल इज नॉट सेंसिटिव टू द मूवमेंट इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि ये सेंसिटिव होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन होगा तो फॉरेन कैपिटल भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लक्स होगा, यहाँ पे आएगा,
अगर यहाँ पे घटता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फॉरेन कैपिटल बाहर जाएगा। तो ये हमारा नॉट सेंसिटिव नहीं बल्कि सेंसिटिव होगा, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। नाउ कमिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, which of the following is not correct regarding the RRB? They are established based on the recommendation of नरसिंहन वर्किंग ग्रुप। ये नरसिंहन कमेटी था, नॉट नरसिंहन वर्किंग ग्रुप था, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। फर्स्ट 5 RRB हुआ था 1975 में स्टेब्लिश, ये सही है। दे आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड, ये भी सही है। दे आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50%, 10% स्टेट गवर्नमेंट की, सॉरी 10% नहीं 15% ना, 15% स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है और 35% जो भी स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक है उसकी होती है हिस्सेदारी, तो ये भी सही है। तो मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 133, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द दिमाग लग रहा है, तो लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे ये जोनल ट्रेनिंग कॉलेज है, अगर इसको आप अगर पकड़ लेते हैं तो जोनल जो होता है ट्रेनिंग कॉलेज होता है एक जगह नहीं होता है, इस जोन का अलग इस जोन का अलग। अगर वैसे देखा जाए अगर 1 4 का अगर 4 मार देते तो भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 134, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनबीएफसीज, एनबीएफआई जो है और कमर्शियल बैंक के, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए तो आपका नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कैन क्रिएट लिक्विडिटी बट कैन नॉट क्रिएट मनी, ये सही है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल कमर्शियल बैंक ही है जो क्रिएट कर सकता है डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 3 गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 135, ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में बताएं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द ब्रुकलैंड कमीशन? आप लोग कितनी बार पढ़े होंगे, आवर कॉमन फ्यूचर इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट। पीक्यूआरआई किसने डेवलप किया था? मैरिज डी मैरिज। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी टू एड्रेस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। कार्बन टैक्सेशन सब्सिडी encourage emission reduction but designing an efficient tax regime करेंगे, ये भी ये तो सही है। Providing subsidies to industry for adopting green technology always ensure, ये always नहीं होना चाहिए, may or may not be, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ओनली वो ए इज करेक्ट। कोस्ट थ्योरम क्या होता है? कोस्ट थ्योरम टू अवॉइड मेकिंग एनी पार्टी वर्स ऑफ ड्यू टू चेंजेस इन रिसोर्स यूज, ये हमारा सही आंसर है। Now coming to question number 140, according to the Nielsen, what causes underdeveloped economies to get trapped in the low level equilibrium? High correlation between the per capita income and the population growth is the correct answer. Now coming to 141, which factor contributes to the increase in net output in the mid model? Mid model, all the increase in the capital stock, labor force, and the technical progress. Option B is the correct answer. Now coming to 142, according to Lewis model, surplus labor transfer will continue until all surplus rural labor is absorbed in the industrial sector. Option B is correct. According to Calder growth model, what is the relationship between the technical progress and the capital accumulation? It assumes that technical progress depends on the rate of capital accumulation. Option A is correct. Now coming to question number 144, the ratio of proportionate change in tax revenue to the proportionate change in the tax base is called buoyancy of a tax. टैक्स buoyancy की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 145, according to Keynes, market economy suffers from deficiency of effective demand, ये हमारा सही है।
यह सेशन सही है। रीजन क्या है? विथ इंक्रीज इन इनकम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, with increase in income marginal propensity to consume, and with increase in the investment marginal efficiency of capital, that is proportional marginal decreases. With increase in income marginal propensity to consume, with increase in income marginal propensity to consume, and with increase in the investment marginal efficiency of capital, that is proportional marginal profit to decrease. इनकम इंक्रीज करेगा, एमपीसी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ये डिक्रीज करेगा। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अगर ये ऑप्शन अगर बी सही है, ये मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कृपया कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 147, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर टू रिकॉन्साइल इम्बैलेंसेस इन द इंटरगवर्नमेंटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टैक्स शेयरिंग, ग्रांट्स, लोन्स का थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन 1 और 2 दोनों सही का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपको लगाना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिडेम्पशन, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट? डेट कन्वर्जन तो है, टर्मिनल एन्युटी भी है, कैपिटल लेवी भी है, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर नहीं है। ये तो एक तरह से न्यू तरह का, अगर हम डेट ले रहे हैं ना, न्यू डेट है, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आप रीपेमेंट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ पूछ रहा है देन इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिए ये क्या है आपके पास, ये है इक्वल एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, ठीक। ये क्या है? इक्वल प्रोपोर्शनेट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। और ये जो है आपका इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट? कौन सा नहीं है? तो मार्केट लोन रिसिप्ट जो है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। तो हम लोगों ने 150 के 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब जिस तरह का क्वेश्चन था, जिस तरह का थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, उसके अनुसार थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी अगर डिस्कस कर लेते तो सही रहता। आप लोग को भी मतलब मन होगा कि हाँ आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए पेपर 1 जो था, पेपर 1 थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक। पेपर 1 ट्रिकी था। पेपर 2 जो है, पेपर 1 में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, एंशिएंट से पूछा गया है, हिस्ट्री से मतलब पूछा गया है, कल्चर से पूछा गया है, जो कि थोड़ा ट्रिकी था। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़रूर उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे। कितने लोग ऐसे भी होंगे जो 20 क्वेश्चन जो करना था वो नहीं कर पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपका 20 प्लस वहाँ पे सही है, 20 प्लस या 20 to 30 के बीच में वहाँ पे है, तो अगर आपका इकोनॉमिक सेक्शन मतलब पेपर 2 में आउट ऑफ 150 अगर आपका 110 110 के अप्रोक्स आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, वहाँ 100 वहाँ पे 20 अगर मान के चलता हूँ, तो यहाँ तो मान के चलिए अगर टोटल आपको मिला लिया जाए पेपर 1 प्लस पेपर 2, अगर आपका 130 प्लस माइनस 3 इतने क्वेश्चन अगर सही हैं आपके अकॉर्डिंग टू दिस, और या फिर जो आपके आंसर की आएगी उसके अनुसार इतने क्वेश्चन अगर सही हैं, तो आपके इंटरव्यू की कॉल ज़रूर से ज़रूर आएगी। क्योंकि जिस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल था, और कितने लोग यहाँ पे ये भी देखिए, एक ही दिन पेपर 2 सब्जेक्ट का था, एक ही सब्जेक्ट का पेपर 2 जगह था। जैसे हरियाणा और एमपी,
तो कुछ लोग क्या होंगे, भीड़ बटी होगी, कुछ लोग हरियाणा गए होंगे और कुछ लोग एमपी गए होंगे। क्योंकि एमपी में जनरल की सीटें कम थी, तो जनरल में उतने लोग नहीं गए होंगे एमपी। सीटें मात्र 5 थी आउट ऑफ अदर स्टेट के लिए, और हरियाणा में सीटें 17 थी। कुछ लोग हरियाणा में भी जनरल कैटेगरी में होंगे, वो वहाँ से नहीं आए होंगे एमपी एग्ज़ाम देने। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी के होंगे, जो कि हरियाणा के होंगे, वो तो यहाँ पे नहीं आए होंगे, लेकिन यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हो वो हरियाणा में दे रहे होंगे एग्जाम, एमपी में नहीं दे रहे होंगे। और जो एमपी के स्टूडेंट होंगे यूआर कैटेगरी के, वो भी कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एमपी में एब्सेंट होंगे और हरियाणा में प्रेजेंट होंगे। तो देखा जाए तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कट ऑफ पिछली बार की तरह ही रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लास्ट टाइम लगभग 29 टू 30 सीटें थी जनरल की, तब कट ऑफ अप्रॉक्स 125 टू 126 क्वेश्चन पे गया है। अभी उसका इंटरव्यू होना बाकी है। तो इस बार भी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, पिछली बार जो पेपर 1 का लेवल था वो लेवल भी थोड़ा कम था, और इस बार लेवल थोड़ा वहाँ भी बढ़ा है, पेपर 1 में भी बढ़ा है, और पेपर 2 को थोड़ा ज़्यादा लेंथी कर दिया गया है। लेकिन जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा जिसका, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, सटीक सटीक आंसर दे सकता है। एलिमिनेट भी अगर कर देंगे एक ऑप्शन को जो एकदम सही लग रहा है या जो एकदम गलत लग रहा है, तो आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ज़्यादा मतलब घुमा कर नहीं दिया था। तो देखा जाए तो 130 130 प्लस माइनस 3 इज अ सेफ स्कोर फॉर इंटरव्यू कॉल इन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी, आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी वीडियो मैं बनाता रहूं, तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मैं ज़रूर और भी इस अदर सब्जेक्ट का अदर मतलब स्टेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को अपलोड करूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम न्यू